दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद। कहते हैं जब रिश्ते सड़ जाते हैं तो उनका जहर सबसे पहले भरोसे को मारता है, और जब भरोसा मर जाए तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता है, बल्कि एक ऐसा दरिंदा बन जाता है जो अपनी चाहत की आग को बुझाने के लिए किसी की जिंदगी तक जला देता है। आज की कहानी है मधु और धनपाल की। मधु एक ऐसी औरत जो पति के प्यार की जगह पराये मर्द की बाहों में सुकून तलाशने लगी, और एक ऐसे मर्द की जो अपनी हवस में इतना अंधा हो गया कि उसने दोस्ती और इंसानियत दोनों को हथौड़े से कुचल दिया। अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सेंट्रो कार के नीचे एक लाश पड़ी थी, जो ऊपर से दिखने में एक मामूली सड़क हादसे के जैसा था, पर जब सच्चाई सामने आई तो उसमें छिपे थे झूठ, धोखा और एक औरत की वह वासना जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनपाल, मधु और मुकेश की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम पाप बन गया और भरोसा मौत। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले एक अनुरोध है कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पूरी कहानी सुनिए जरूर, तभी पूरी कहानी समझ में आएगी। और कहानी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपके कुछ विचार अगर बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। 3 अप्रैल 2021 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के कस्बा व थाना तिलहर के अंतर्गत गांव राजनपुर के मोड़ पर सड़क के किनारे सेंट्रो कार के नीचे एक अज्ञात युवक की लाश दबी पड़ी थी। रात को 10 बजे के करीब किसी की नजर उस पर पड़ी। उसने तिलहर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान जी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का लग रहा था। लाश दाईं ओर दोनों पहियों के बीच में पड़ी थी। सिर में काफी चोट थी। कार की तलाशी ली गई तो कार से गिलास, खाने पीने का सामान, 3 मोबाइल फोन और गाड़ी के कागजात बरामद हुए। इसी बीच राजनपुर गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। परमजीत नाम के युवक ने लाश की शिनाख्त अपने बड़े भाई 38 वर्षीय धनपाल गंगवार के रूप में की। पूछताछ में परमजीत ने बताया कि धनपाल पत्नी मधु और 2 बेटों के साथ गुड़गांव में रहते थे। होली पर 3 साल बाद अपने घर आए थे। वह शाम को पत्नी व बच्चों को तिलहर के बाजार में खरीदारी कराने के लिए लेकर आए थे। 5:30 बजे धनपाल ने पत्नी मधु और बच्चों को भाई प्रेमपाल के साथ वापस घर भेज दिया था और खुद तिलहर में रुक गए थे। जब काफी रात हो गई और धनपाल नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। इसी बीच कार से मिले मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आ गई। इंस्पेक्टर बालियान जी ने कॉल रिसीव की। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी ओर से कहा गया, कहां है तू, तेरा पता ही नहीं रहता। कॉल करने वाली कोई महिला थी। इंस्पेक्टर बालियान ने उन्हें पूरी बात बताई। उस महिला ने कहा कि सेंट्रो कार उसके पति की है, जिसे उसका भाई मुकेश यादव वृंदावन जाने की बात कहकर ले गया था। इसका मतलब यह था कि कार में मुकेश यादव था, जो कि घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। मामला साधारण सड़क दुर्घटना का ना होकर हत्या का लग रहा था, जिसे साजिश के तहत सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इंस्पेक्टर बालियान जी ने जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कार को ले जाकर थाने में खड़ा कर दिया। अगले दिन सुबह
मृतक धनपाल के छोटे भाई परमजीत गंगवार ने तिलहर थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर बालियान जी को तहरीर दी, जिसमें उसने मुकेश यादव पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया था। उसकी तहरीर के आधार पर इंस्पेक्टर बालियान जी ने मुकेश यादव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। परमजीत ने इंस्पेक्टर बालियान जी से अपनी भाभी मधु पर भी अपने भाई धनपाल की हत्या में हाथ होने का शक जताया था, लेकिन तहरीर में उसका जिक्र नहीं किया था। पति की मृत्यु के बाद भी मधु के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जबकि जिस पत्नी का पति मार दिया जाए वह महिला रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेती है। इंस्पेक्टर बालियान जी ने परमजीत से मधु का नंबर मांगा तो परमजीत ने अपनी भाभी मधु से उसका नंबर मांगा तो मधु ने साफ कह दिया कि उसके पास कोई नंबर नहीं है। जो मोबाइल उसके पास है वो उसने केवल गाना सुनने के लिए ले रखा है। परमजीत जी को मधु पर विश्वास नहीं हुआ, पर किसी तरह उसके करीबियों से बात करके उसका नंबर निकलवाया। इंस्पेक्टर बालियान ने मधु के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। डिटेल्स से मधु और मुकेश के नंबरों पर हर रोज काफी बार बात करने की पुष्टि हुई। घटना की रात भी दोनों के बीच में बात हुई थी। 6 अप्रैल को इंस्पेक्टर बालियान ने मधु को उसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। मधु से पूछताछ के बाद उन्होंने मुकेश यादव को मधु के मायके शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के गांव राजनपुर में रहता था धनपाल गंगवार। धनपाल के पिता का नाम खलासी राम था और माता का नाम शांति देवी। खलासी राम सेना में कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद 1989 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय धनपाल बहुत छोटा था। धनपाल कुल 6 भाई थे। 2 बड़े भाई हरपाल और जसपाल व 3 छोटे भाई धर्मपाल, प्रेमपाल और परमजीत थे। हरपाल विवाह के बाद पंजाब चला गया। जसपाल विवाह के बाद गांव में ही रहकर खेती करने लगा। 11 साल पहले धनपाल का रिश्ता शाहजहांपुर के मीरनपुर कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव निवासी मधु से हुआ था। मधु के पिता रामपाल पेशे से किसान थे। मधु की एक बड़ी बहन और 3 भाई थे। धनपाल शादी के बाद काम के लिए गुड़गांव चला गया। वहां उसने ओरिएंट कंपनी में नौकरी कर ली। साथ ही हरिनगर में अनाज मंडी के पास में 4,500 रुपये प्रति माह किराए पर कमरा ले लिया और फिर एक दिन वो वापस आकर अपने साथ पत्नी मधु को भी गुड़गांव ले गया। समय बीतता गया। समय के साथ मधु ने 2 बच्चों को, कृष्णा 9 वर्ष और क्रश 4 वर्ष को जन्म दिया और उसके बाद धीरे धीरे पत्नी से खटपट होने लगी। धनपाल सुबह 7:30 बजे घर से कंपनी के लिए निकल जाता था और शाम 8 बजे वापस आता था। लगभग 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो थका हारा घर आता था। धनपाल था तो मजबूत कद का ठीका, लेकिन रोज की यह ड्यूटी उसके बदन को तोड़कर रख देती थी। ऐसे में जो धनपाल अभी तक शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह शराब भी पीने लगा था। शराब पीकर घर जाता तो मधु से उसका झगड़ा होता था। झगड़े में कभी कभी वह मधु को पीट भी देता था। वैसे भी मधु धनपाल पर हावी रहने की कोशिश करती थी, लेकिन धनपाल को यह मंजूर नहीं था। शराब पीने के बाद तो इंसान वैसे भी निडर हो जाता है। किसी तरह से दोनों के झगड़ों के बीच उनकी जिंदगी कट रही थी। मधु को अब धनपाल भाता नहीं था। उसके साथ रहना मधु की मजबूरी थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 1 साल पहले की बात है। धनपाल ने गुड़गांव में ही घर के पास रहने वाले मुकेश यादव को घर पर डीटीएच कनेक्शन के लिए बुलाया। धनपाल मुकेश को आते जाते दुकान पर बैठे देखता था। मुकेश डीटीएच का काम करने के साथ ही दूध, दही, मट्ठा और लस्सी का भी काम करता था। मुकेश भी गुड़गांव में ही रहता था। थाना फारूक नगर के खेंटावास में रहता था।
वो भी विवाहित था, उसके एक बेटा भी था। मुकेश काफी स्मार्ट था, अपने व्यवहार से वो किसी को भी अपना मुरीद बना लेता था। मुकेश जिस दिन डीटीएच का कनेक्शन करने आया तो उस दिन घर पर केवल मधु थी। उसने मधु से बात करनी शुरू की तो मधु को ऐसा लगा जैसे वो उससे पहली बार न मिलकर कई बार मिल चुकी हो। मधु को उसकी बातों में रस आया और वो भी उससे बतियाने लगी। उस दिन कहने को तो पहली मुलाकात थी उन दोनों की, लेकिन उनके बीच काफी बातें हुई जो कि पहली मुलाकात में नहीं हुआ करती हैं। मुकेश डीटीएच का कनेक्शन करके चला गया, लेकिन मधु की आंखों के सामने अब भी मुकेश का चेहरा घूम रहा था। मुकेश आया तो था डीटीएच का कनेक्शन लगाने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मधु के दिल से अपने दिल का कनेक्शन कर गया था। इसके बाद तो मुकेश जब तब मधु से मिलने आने लगा। घर पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मुकेश जब भी आता तो साथ में दूध, दही, लस्सी में से कुछ ना कुछ लेकर आता था और मधु को देता था। मधु उसके तरीके को भली भांति समझ रही थी कि वो कैसे उसके दिल तक पहुंचना चाहता है। मधु इस बात से नाराज नहीं हुई, बल्कि खुश होने लगी। उसे नए ठौर की जरूरत थी, वो खुद चलकर उसके पास आ गया था। मुकेश की भी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। उसकी पत्नी अक्सर मायके में ही रहती थी। यही वजह थी कि मुकेश मधु की तरफ आकर्षित हो गया था। उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था। मधु और मुकेश दोनों ही अपने जीवन साथी से खुश नहीं थे, इसीलिए एक दूसरे के करीब आने में उन्हें देर नहीं लगी। एक दिन मुलाकात के दौरान मुकेश ने मधु से कहा, भाभी, लगता है आप अपना ध्यान नहीं रखती। मधु बोली, क्यों, अच्छी खासी तो हूं। फिर मुकेश बोला, नहीं, तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा रहता है भाभी। चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए वो गायब रहती है। शरीर भी पहले से काफी कमजोर हो गया है। आपको क्या चिंता है जो आपने अपना यह हाल कर लिया है। इस पर मधु कुछ देर शांत रही, फिर अपना दर्द बयां करते हुए बोली, अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। इस प्रदेश में दूसरा कोई है नहीं जिसको अपना दर्द बता सकूं। क्यों, धनपाल तो है? मुकेश ने पूछा। मधु बोली, दर्द देने वाला दर्द ही देगा, दवा नहीं। फिर मुकेश कहता है, ओह, तो यह बात है। वैसे आपसे अलग मेरा मामला भी नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी से परेशान हूं, दुखी लहजे में मुकेश ने कहा। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद मुकेश बोला, तो भाभी, क्यों ना हम एक दूसरे के दर्द की दवा बन जाएं। उपाय सुझाते हुए मुकेश ने अपने दिल की बात मधु तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या मतलब? जान के भी अनजान बनती हुई मधु ने पूछ लिया उससे। मुकेश ने फिर कहा, यही कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। मैं तो तुम्हें बेइंतहा चाहता हूं, बस तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मधु उत्साह से भर गई और बोली, तुमने तो अपने दिल की बात के साथ साथ मेरे दिल की बात भी कह दी है मुकेश। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, अगर तुम तैयार हो तो। मुकेश बोला, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं हर पल तैयार हूँ। आई लव यू मधु, उसने कह दिया। यह पहला मौका था जब मुकेश ने उसे भाभी नहीं मधु कहकर पुकारा था। मधु के दिल के तार झंझना उठे। एक नए एहसास से उसका दिल पुलकित हो उठा। वह भी बेसाख्ता बोल उठी, आई लव यू टू मुकेश। मधु के इजहार करते ही मुकेश ने उसे बाहों के घेरे में ले लिया। उसके बाद उसके बीच कोई शारीरिक दूरी नहीं रही। वे एक दूसरे में इस कदर समाये कि अपनी इच्छा पूर्ति के बाद ही अलग हुए। इसके बाद तो उनके बीच का यह रिश्ता दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। मगर गलत काम कभी छिपा है जो उनका छिप जाता। धनपाल को दोनों के संबंधों की बात पता चल गई। धनपाल ने मुकेश के घर आने पर रोक लगा दी, लेकिन मुकेश और मधु का चोरी छिपे मिलना जारी रहा। इसे लेकर धनपाल और मधु में रोज झगड़े होने लगे। मुकेश और मधु ने अपने संबंधों के बीच धनपाल को दीवार बनते देखा तो धनपाल नाम की इस दीवार को
हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने इसके लिए साथ बैठकर योजना भी बना ली। धनपाल विवाह के बाद साल डेढ़ साल में शाहजहांपुर स्थित अपने घर जाता था परिवार से मिलने, लेकिन जब से बेटा स्कूल जाने लगा तब से वो 2-3 साल में ही घर जा पाता था। 3 साल बाद इस बार धनपाल ने होली पर अपने घर जाने का फैसला किया। इसमें मधु ने खुद सहमति दी थी। इससे पहले वो ससुराल के नाम से ही बिदक जाती थी। इसी बीच मधु और मुकेश ने मिलकर एक साजिश रची गुड़गांव में ही। पूरी योजना पर काम करने के बाद 14 मार्च 2021 को मधु शाहजहांपुर के मेरनपुर कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव स्थित अपने मायके आ गई। 27 मार्च को धनपाल राजनपुर स्थित अपने घर आ गया। 2 अप्रैल को मधु मायके से अपनी ससुराल आ गई। 3 अप्रैल को धनपाल मधु और बच्चों के साथ तिलहर में ई रिक्शा से बाजार गए। ई रिक्शा धनपाल के छोटे भाई प्रेमपाल का था और उसे वही चलाकर ले गया था। मधु, धनपाल और बच्चों ने बाजार में कुछ शॉपिंग किए। बाजार घूमे। घूमने के बाद धनपाल ने मधु और बच्चों को प्रेमपाल के साथ वापस घर भेज दिया। वो खुद तिलहार में रुक गया। दरअसल मुकेश ने धनपाल को फोन किया था कि वो उससे मिलने आ रहा है और मिलकर दारू की पार्टी करने की बात कही थी। धनपाल ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं, जिस व्यक्ति से उसकी पटती नहीं है, उस व्यक्ति के साथ दारू की पार्टी करना ठीक नहीं है और उसे आने की सहमति दे दी। मुकेश अपने बहनोई की सेंट्रो कार से तिलहर पहुंचा। मुकेश को कार में बैठाने के बाद वो एक सुनसान स्थान पर ले गया। कार में पहले से ही मुकेश ने खाने पीने की चीजें और शराब खरीद कर रख ली थी। मुकेश ने धनपाल को खूब शराब पिलाई। धनपाल से आंख बचाकर उसकी शराब में नींद की गोलियां भी मुकेश ने मिला दी। जब धनपाल बेहोश हो गया तब मुकेश उसे कार से राजनपुर गांव के मोड़ पर ले गया। उस समय रात के 9 बज रहे थे। मुकेश ने धनपाल को कार से नीचे उतारा और साथ लाए हथौड़े से उसके सिर पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए धनपाल की लाश को कार से कुचलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी कार कच्ची मिट्टी में फंस गई। मुकेश घबरा गया, कोई वहां आ न जाए। उसे इस बात का भी डर सता रहा था। जब कार किसी तरह से नहीं निकल सकी तो कार को वहीं छोड़कर वह फरार हो गया। मुकेश ने मधु को फोन करके धनपाल का काम खत्म कर देने की सूचना भी दे दी, जिसके बाद मधु ने अपना दूसरा मोबाइल गुप्त स्थान पर छिपा दिया। देर रात तक धनपाल नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। परमजीत ने सोचा कि शराब पीकर धनपाल कहीं बेसुध तो नहीं पड़ा है। उसने तिलहर थाना के एक परिचित सिपाही को फोन करके पूछा, कहीं कोई बंदा शराब पिए हुए तो नहीं मिला है। इस पर सिपाही ने उसे राजनपुर मोड़ पर हादसा होने की जानकारी दी और जो हुलिया बताया वो धनपाल से मिलता था। इसके बाद परमजीत, उसकी मां वहां पहुंच गए। मधु भी वहां उन लोगों के साथ गई। मुकेश और मधु का गुनाह छिप ना सका और दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मधु को मुकदमे में आईपीसी की धारा 120 बी का अभियुक्त बनाया गया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने अभियुक्त मुकेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया। बाकी कार और मोबाइल तो पहले ही बरामद हो गए थे। मधु का मोबाइल नहीं बरामद हो सका। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अब मधु और मुकेश दोनों जेल में हैं, पर असली कैद तो उस पल से शुरू हुई थी जब इन दोनों ने अपनी इंसानियत को मार दिया था। धनपाल की लाश सिर्फ सड़क के नीचे नहीं दबी थी, बल्कि उसके साथ दबी थी एक घर की इज्जत, 2 बच्चों का बचपन और एक स्त्री का विवेक। प्यार अगर सच्चा हो तो जीवन बनाता है, लेकिन जब वो छल और वासना में बदल जाए तो वही प्यार सबसे घातक अपराध बन जाता है। समाज में ऐसे कितने धनपाल हर दिन धोखा खाते हैं और कितनी मधुएं अपने मुंह में सब कुछ मिटा देती हैं। रिश्तों की यह राख हमें सिखाती है कि अगर प्यार में सच्चाई नहीं है तो वो प्यार नहीं, पाप है। और जब तक मनुष्य अपनी वासना पर विजय नहीं पाएगा तब तक कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं रहेगा।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो इच्छा को अधिकार समझ लेता है। मधु और मुकेश ने सिर्फ एक आदमी की हत्या नहीं की, उन्होंने भरोसे की भी हत्या कर दी। जीवन में प्रेम पवित्र है, लेकिन अगर वो स्वार्थ या शरीर की चाह पर टिका हो तो उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है। किसी रिश्ते में अगर दरार आ भी जाए तो उसे छल से नहीं, सत्य और संवाद से भरना चाहिए, क्योंकि जब हम छल को साधन बनाते हैं तो अंत में वही छल हमें ही निकल जाता है। दोस्तों, आज की यही कहानी है मधु, धनपाल, मुकेश की। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है, सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।